अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सत्तर। नाज़रीन, इमरान खान 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने के हवाले से मुल्क में एक फिजा इस्तेमाल करने के लिए शहर शहर जलसे कर रहे हैं। वो हर जगह अपने कारकुनों से खिताब के दौरान नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ उनके जज्बात उभारते हैं, उन्हें तलकीन करते हैं कि वो मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए ये जो आखिरी मौका है इसमें उनका साथ दे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको बुलाते हैं कि 2 नवंबर को कारकुन उनका साथ देने इस्लामाबाद आए ताकि इस्लामाबाद को बंद किया जा सके, नवाज शरीफ की तलाशी ली जा सके या फिर उनसे इस्तीफा लिया जा सके। ज़रा हम तारीख पर नज़र डाल लेते हैं। 1967 टू 68 की बात करते हैं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब खान के खिलाफ एक मुल्कगीर तहरीक चलाई। अयूब खान का दौर एक अंजाम पजीर हुआ। 77 में हम फिर से देखते हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो भुट्टो के खिलाफ यकजान होकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से एक अवामी तहरीक चलाते हैं। भुट्टो साहब की हुकूमत का भी खात्मा हो जाता है और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो मार्शल लॉ लगाकर अन्नान हुकूमत संभाल लेते हैं। 1993 की अगर बात करते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ की हुकूमत का जो तख्ता है वो एक अवामी तहरीक के जरिए उल्टा था। 2009 में आ जाते हैं, जहां नवाज शरीफ साहब भी लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च में यही कुछ करते नजर आते हैं, जब उन्होंने फौज की मदद से सदर आसिफ अली जरदारी पर दबाव डाला कि वो इफ्तिखार चौधरी और उनके साथी जजेस को बहाल कर दे। अब इफ्तिखार चौधरी साहब पर पीपल्स पार्टी हमेशा इल्ज़ाम लगाती रही कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए। यहाँ तक कि आपको यकीनन याद है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को घर तक जाना पड़ा। जी हाँ, पीपल्स पार्टी को 2013 के इलेक्शन तक इस कदर अदालती ट्रायल का सामना करना पड़ा कि नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने का जो रास्ता था वो हमवार हो गया। इमरान खान साहब को अब हम देखते हैं सड़कों पर आने का वो फैसला करते हैं। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत के लिए ये फैसला दुरुस्त है या गलत, इसका फैसला तो मुस्तकबिल करीब में हो ही जाएगा। लेकिन अगर खान साहब ने ये सब कुछ इन्हीं जमातों से सीखा है तो तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और दीगर जमातों में फ़र्क क्या रह जाता है? अगर ऐसा ही है तो इमरान खान पर अवामी तहरीक चलाने पर मुल्क दुश्मनी के जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि ये पार्टी जो इल्ज़ाम लगाती है वो सब इन प्रोसेस से गुजर चुकी है। इस सब पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सानेहा कोयटा को धरने के खिलाफ साजिश करार देना क्या मुल्की मुफाद में है या नहीं, ये भी हमारा आज का सवाल है। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे जो मेहमान हैं हम इंट्रोड्यूस कराते चले। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद है रमेश कुमार साहब, शौकत यूसुफ सईद साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आते हैं। यकीनन आपने मेरा इंट्रो सुना जो हमने बात की, इस तरह की तहरीकें मियां नवाज शरीफ साहब भी चलाते रहे और ये सब कुछ होता रहा। बिलाशक ये आपके जो रहनुमा हैं, आपके जो सरबराह है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ ये तहरीक चलाई जा रही है। लेकिन इतना इख्तलाफ बढ़ गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से होती है, उसके जवाब में आपके मिनिस्टर्स बैठ जाते हैं और 2, 3, 4 मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है। टारगेट किया जाता है इमरान खान साहब को, मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है, कोशिश की जाती है कि उन्हें करप्ट साबित कर दिया जाए। ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून को क्या जचता है करना, ये हमारा सवाल है आपसे। है शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो हिस्ट्री जो बताई कि पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, मैं समझता हूँ हमारी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। मैं कहता हूँ कि शुक्रिया आपका। पहली चीज़ तो ये कि जो आपने हिस्ट्री बताई है वो हिस्ट्री जो है वो उससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारी ऑडियो को अगर एडजस्ट कराया जाए। रमेश कुमार साहब, आपसे आपकी तरफ मैं आऊँगी। शौकत यूसुफ सईद साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी जी, रमेश कुमार साहब की बात हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन शौकत यूसुफ सईद साहब ये बताइए, आपसे हम सवाल कर लेते हैं, दूसरी तरफ से आते हैं कि ये सब कुछ तो हम माजी में दूसरी जमातों को करता देखते रहे। इमरान खान साहब जो अपने आप को कहते हैं, समझते हैं, हम लोगों से जो सुनते हैं, ज़रा मुख्तलिफ किस्म की सियासत करना चाहते हैं, तो वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो माजी में दीगर जमातें भी करती रही। इस तरह के धरनों का, इस तरह के एहतजाजों का जो नतीजा निकलता है, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फ़र्क ये है कि पिछले जो माजी में जितने भी धरने हुए या माजी में जो लोग तहरीकें चलाते रहे वो इक़्तिदार के लिए चलाते रहे। ये जो तहरीक है स्पेसिफिकली देखें, करप्शन को इशू बनाया गया है। अगर आज भी नवाज शरीफ साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देते हैं और तलाशी के लिए तैयार हो जाते हो तो हमारा धरना ख़त्म हो जाएगा, हमारा एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बिल्कुल ये बिला जवाज़ होगा। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर करप्शन हुई है और पहली मरतबा
पाकिस्तान में अब इल्ज़ाम से बात निकल कर एक सबूत की तरफ चली गई है। और एक बाप जो है वो अपने बेटे के हवाले से भी जवाब देने से कुतरा है। और पहले तो बड़े शौक से बड़े उससे आपने देखा कि जब ये पनामा का इशू आया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने दो दफ़ा कौम से खिताब किया एक ही हफ्ते में, और बड़ी उनको जल्दी थी कि जी मैं हाजिर हूँ, मेरी फैमिली हाजिर है। तो जब चीज़ें प्रैक्टिकली आई और उनसे डिमांड किया गया कि आप इसका हिसाब दें, तो उसके बाद फिर जो चीज़ें आपने देख रहे हैं कि ना वो TORs को मानते हैं, न वो एहतसाब के लिए तैयार होते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है इस मुल्क के? अगर कोई ये कहता है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जो आप लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या इमरान खान साहब उन जमातों से मुख्तलिफ चल रहे हैं? क्या नहीं वो वही रवैया इख्तियार कर रहे हैं जो दीगर पार्टीज ने किया? क्या इस्लामाबाद को बंद कर देना, क्या रोड्स को बंद कर देना, हॉस्पिटल्स बंद होंगे, रास्ते बंद होंगे, मरीज सफ़र करेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, ये सब वो करेंगे? और फिर उसके बाद अगर कोई तीसरी कुव्वत खुदा न खास्ता आती है तो फिर सजावार कौन होगा? हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहा है, फ़ायदा किसको होगा? देखिए, फ़ायदा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम को होगा। इस वक्त पर डे के हिसाब से जो करप्शन हो रही है अरबों रुपए में है, और मेरे ख्याल से ये इनकी रिपोर्ट भी है, नेब की भी रिपोर्ट है चेयरमैन की कि जी अरबों की करप्शन हो रही है। अगर इस पे आज हम खामोश हो जाएं सिर्फ इस खातिर के जी जमहूरियत को ख़तरा है, तो देखें जमहूरियत को ख़तरा तो इन्हीं लोगों ने पैदा किया है ना, जो अपने आप को बड़े डेमोक्रेटिक और जी कुर्बानियाँ हमने दी हैं। तो क्या कुर्बानी है कि एक बंदा अपने आप को पेश ही नहीं कर रहा है एहतसाब के लिए? ये कैसा मुल्क है? और ये भी नहीं, बड़े इमरान खान कोई बात करता है तो माशाल्लाह वजीरों की ड्यूटी लगी है कि आके सिर्फ उसको डिफेंड करे। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में कब तक चलती रहेगी? लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, चीज़ें आसमान पे बातें कर रही है, हमारा इंडस्ट्रियल जो वो है वो ग्रोथ नीचे आ रही है। ये सारी चीज़ें करप्शन का नतीजा है। तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी है, 1 नवंबर की तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है? आप लोग ये बात करते हैं, तनकीद ये की जाती है कि चलो इंतजार कर लिया जाता, फैसला आने का इंतजार किया जाता। नून लीग जो है वो कह रहे हैं हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एहतसाब के लिए मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी जवाब आएगा, भी परवेज रशीद साहब ने कहा जो भी फैसला किया जाएगा हम उसे फौरन और मनोअन तस्लीम कर लेंगे, तो उसका भी इंतजार नहीं किया जा रहा। अब लाहौर हाई कोर्ट पे जो इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी और धरना रोकने के हवाले से जो दरख्वास्त थी, उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल स्टिफ एक आंसर दे दिया है। तो ये रवैया क्या दुरुस्त है? क्या इमरान खान साहब का नजरबंद किया जाना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीटीआई में, जो शायद पीटीआई को कोई फायदा दे जाएगा? देखिए, मजे की बात यह है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उसके बारे में तो वो करना पड़ेगा, मैं इंतजार करना पड़ेगा। और जो इसका डिमांड कर रहे हैं कि जी जिन्होंने करप्शन किए उनका एहतसाब किया, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो बेशक शौक पूरा कर ले। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम उठ गई है, जाग चुकी है। ये नहीं कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो तहरीक खत्म हो जाएगी, ये तहरीक इससे ज्यादा मौसर अंदाज में आएगी, फिर कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। इमरान खान का जो है ना, देखिए इमरान खान ने क्या डिमांड किया, इतना सिंपल डिमांड है। ये हमें नसीहत करने के बजाय अपने लीडर को समझाएं, वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। आज ही धरना खत्म हो जाएगा, ना इस्लामाबाद को बंद करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत होगी। लेकिन अगर इनका ये ख्याल है कि जी हम हुकूमत में हैं और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहे, तो सॉरी, अब मजीद ये पाया नहीं चल सकता करप्शन का। चलिए ठीक। रमेश कुमार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपका क्वेश्चन मैंने पहले लिया। देखिए, आपने जो इंट्रो में बात की, ऐड ऑन कर लीजिएगा रमेश कुमार साहब, थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने भी बात की है। वो कहते हैं शौक से गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं, और हम जो हैं ये अब इसके खिलाफ हम खड़े हो गए हैं, अब हम बैठेंगे नहीं। जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, गिरफ्तार करेंगे इमरान खान साहब को? आपको मैं उस पे भी आता हूँ। मैं समझता हूँ फायदा होगा कि नुकसान होगा? कि हिस्ट्री जो है ना, आदमी हिस्ट्री से कुछ सीखता है, और यहाँ पे जिन इदारों ने कब्जा किया वो इदारे भी सीख गए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने जमहूरियत की डेफिनेशन समझी है वो भी सीख गई है। तो इस वजह से उनको पता है कि ये हिस्ट्री से हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। मगर जो इमेच्योर पॉलिटिशियन है, जो इस किस्म की बातें करते हैं, इदारों के सामने कहते हैं साहब भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जब गए हो, आप उसी सुप्रीम कोर्ट में गए हो, सुप्रीम कोर्ट का हमने खैर मकदम किया है, तो कम से कम आप उसको आज़ाद तरीके से काम करने दो। जब आपके ऊपर कोई चीज़ आती है, आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले समा के ऊपर देखा
कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि मुझे कोई पकड़ के दिखाए, मेरी कोई खाली करके दिखाए। अगर कोर्ट कोई आर्डर देता है तो कहता है मुझे कोई खाली करके दिखाए। मैं कहता हूं इदारों की रेस्पेक्ट करना, ऑफिसरों की रेस्पेक्ट करना, यह भी आपके फर्ज में शामिल है, इंसानियत में शामिल है, कानून में शामिल है। आप कानून भूल जाते हैं जब आप एक किस्म को टारगेट किसी को करना होता है अपनी अन्ना की खातर, तो सिर्फ आप एक ही टारगेट करते हैं, फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि उसके ड्रॉबैक क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या होंगे। आज जो आपने बात की, आप समझ रही हैं कि यहाँ पे स्कूल में बच्चों को तकलीफ होगी, हॉस्पिटल वालों को तकलीफ होगी। भाई आप हर चीज में के एक पैरामीटर से, आप एड साहब के लिए आपका जमहूरी हक है, मगर उसका ये आपका जमहूरी हक नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती आप ताला लगाएं। फिर आप कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी करें। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई हार्श एक्शन हो, हम नहीं चाहते हैं आप डेमोक्रेटिक तहरीकें तो नून लीग भी चलाती रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी दौर देख लिया, उससे पहले वाला टाइम भी देख लीजिए, इस तरह की तहरीकें नून लीग भी चलाती रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग ने क्या नहीं किया वो भी सबको याद है। बात यह है कि क्या इस तरह के धरने या तहरीकें वो चलाएंगे तो आप इमरान खान साहब को मुल्क दुश्मन कह देंगे, आप उनको नजरबंद कर देंगे, आप लोगों के ऊपर सख्ती से पेश आएंगे, जिसके नतीजे में मॉडल टाउन जैसा कोई और वाकया खुदा ना खास्ता रोनुमा हो जाएगा। पहली चीज ये कि हम कभी भी ये नहीं कहते, हर पाकिस्तान में हर रहने वाला मुहब्ब वतन है, मगर जो पॉलिसीज होती हैं, जो अपनी अन्ना की खातर जो मुल्क को नुकसान रसाते हैं, जब आज इंटरनल थ्रेड हो, एक्सटर्नल थ्रेड हो, उधर से भारत की गोलाबारी हो रही है, इधर से हमारे अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। आज हमारी कमेटी की मीटिंग के अंदर हमने कहा आप इंटरनेशनल टीमों को बुलाएं, तो सेठी साहब ने कहा कि यहां पे आते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेड है। मतलब अभी तक हमारी जमीन जो है वो सेफ नहीं बनी है। तो हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, या हमें यह बताना चाहिए कि भाई हम जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं आपस के लिए जो भी ऐसे इश्यूज हो उसको उन इदारों के पास लेके जाए। अगर इदारे सही काम नहीं करें तो उन इदारों के रिफॉर्म के ऊपर हमें असेंबली में बैठ के काम करना चाहिए, क्योंकि असेंबली के अंदर बैठ के काम नहीं करेंगे। आपने 126 दिन का धरना लगाया, फिर उसी जुडिशरी के थ्रू आपको जाना पड़ा, मगर जुडिशरी के डिसीजन के बाद आपको माफी मांगनी थी। आपकी बात पहुंच गई, ठीक है। आप ये कहते हैं कि हमें असेंबलियों में बैठना चाहिए, वो असेंबलियां जहां पे एक एतराज किया जाता है कि मियां साहब जो है वो तशरीफ ही नहीं लाते, वो जब आए तो कौम को भी याद है कि वो कब आए और किस किस सवाल का जवाब देने के लिए आए, फिर सिर्फ तब ही आए और उसके बाद दोबारा नहीं आए। जब कश्मीर कॉज पे बात हो रही थी तब भी मियां साहब जो है वो एक ही बार आए, अगले दिन उनकी अपनी पार्टी के भी आधे लोग नहीं आए। तो यहाँ पर ये भी सवाल किया जाता है उन असेंबलियों के हवाले से। हैदरजमान साहब आप बताइएगा, एक तो वो 4 जो सवालात है, जो 4 मुतालबात है पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो साहब ने किए, वो नहीं मानती मुस्लिम लीग नून, तो आप लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे, आप लोग भी एक लंबी तहरीक शायद चलाएंगे या जो भी करेंगे। आपको लगता है इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हुकूमत को क्या स्टांस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए? नजर आ रहा है कि आपको नजरबंद कर दिया जाएगा इमरान खान साहब को, उनके साथियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरीन। दोनों मेरे फाजिल भाइयों ने जो अपने अपने बात की है उसको एक साइड पे रखते हुए मैं समझता हूँ, और हमारी जमात का हमेशा ये किरदार रहा है और हमें उसकी तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन हम ये समझते हैं कि 2014 और 2016 जो धरने का लॉकडाउन वर्जन 2 है उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। तब पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई की जा रही थी, जमहूरियत को डायरेक्ट खतरा लाहक था। इस वक्त जो मसला है वो पार्लियामेंट की इस्तेकाक का नहीं है, इस वक्त मसला है करप्शन के खिलाफ, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें बिल्कुल मुत्तफिक हैं। हुकूमत भी कहती है हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, वजीर आजम साहब भी कहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हट धर्मी का मुजाहरा किया। जो काम ये अब 6 महीने बाद करने जा रहे हैं, इन्होंने उन अपोजिशन जमातों को इस नहज पर लाने में इनका भी एक कलीदी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में अब 1 तारीख को जो पेशी है, हम ये समझते हैं, और हमने मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर हमारे साथ राब्ते में थे, कल खुर्शीद शाह साहब से भी मिलने आए, हमने कहा हमने आपको 4 डिमांड्स दी हैं, इनमें से कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो आपके बस में ना हो, यानी फॉरेन मिनिस्टर लगा दें, जो सीपैक के ऊपर जो APC की रेजोल्यूशन है उस पर अमल करें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनाएं, और उसके बाद
पनामा का बिल पास कर दें, आप अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए आईनी तरामीम पास कर देते हैं 24 घंटे में, आप कौम को और ऑपोजिशन को कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप तो दिखाए ना। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चले जाते हैं 1 तारीख को, मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा और उनको भी ये सोचना चाहिए कि साथ साथ वो एहतजाज करें। उनके एहतजाज को हम मॉरली कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिटिमेट समझते हैं, लेकिन एहतजाज और बिजनेस को बंद करना, लोगों के रोजगार को बंद करना, लोगों के हक को हॉस्पिटल जाने तक, आप एयरपोर्ट बंद कर दें। आपका जो इस्लामाबाद है ये 2014 और इसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि इस वक्त आर्टिकल 245 लगा हुआ है। को इस कार्रवाई को सही नहीं समझते। मेरी गुजारिश सुन लें, 245 लगा हुआ है, ये जिस तसादम में जा रही है। मेरी बात मुकम्मल बात पे भी बात करेंगे, खुर्शीद शाह साहब और एतजाज साहब की बातों में जो डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्लीज एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से हम वापस आते हैं नाज़रीन, इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रमेश कुमार साहब, शौकत यूसुफ सईद साहब और हैदर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 नवंबर को क्या होगा, धरने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुल्क की सियासत पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हैदर जमान साहब आपसे बात हो रही थी। जी हैदर जमान साहब आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, और उस बात में ये सवाल भी शामिल कर ले, ये बात भी शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल, वो सानिया कोयटा के हवाले से भी हम बात करेंगे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स इस वक्त आ रही हैं उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये भी बता दें कि जो तरीका आप लोग इख्तियार करेंगे, अगर आपके वो 4 मुतालबात नहीं माने जाते तो वो किस तरह का तरीका होगा जिसको कि आप जायज करार देंगे, क्योंकि आप कहते हैं ये जो तरीका इमरान खान साहब का ये दुरुस्त नहीं है। और साथ ही साथ जो बातें इस वक्त एतजाज साहब कर रहे हैं और जो खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं, उसमें जो एक बड़ा वाज़ेह फर्क और डिफरेंट लाइन नजर आती है, ये सब क्या है? हमेशा आप लोग मिसाक जमहूरियत का आखिर में फर्क नहीं है, फर्क और लाइन का बिल्कुल फर्क नहीं है। एतजाज साहब जो हैं, क्योंकि टीओआर कमेटी में शामिल थे, एतजाज साहब ने बिल्कुल एक मुनासिब अंदाज में फोरवॉर्न किया है। देखिए, ऑपोजिशन का अंदाज अपना अपना है, लेकिन सिमत एक है, स्ट्रैटेजी में थोड़ा मुख्तलिफ बात हो सकती है। हम ये समझते हैं कि चौधरी निसार साहब की मैं बात कर रहा था कि जब वो बैंड आउटफिट्स के लोगों के साथ मिलते हैं, जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिनके शवायद हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, उनका जिनका नाम कॉलम नंबर 4 में होना चाहिए, उनको वो इज्जत दे रहे हैं, उस तरफ से साथ ही इल्जाम लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, मुल्क इस वक्त LOC हीटेड अप है, कश्मीर के ऊपर शेलिंग है, आप जो है मुल्क के अंदर 61 खानदान बर्बाद हुए हैं, अभी 24 घंटे नहीं हुए, और फिर PTI के हमारे कई दोस्त हैं वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो ऐसे ही होता है हर बारी जब हम धरना कर रहे होते हैं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ऐसी बात ना करें। उन खानदानों का, उन शहीदों का, उनकी बेवाओं का क्या कसूर है, माओं का क्या कसूर है? एतजाज साहब ने कहा अगर नजरबंद किया गया PTI के कारकुनों को, बिल्कुल मैं बताता हूं, हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह की अनडेमोक्रेटिक एक्शंस हुए, लार्ज स्केल गिरफ्तारियां हुई, अगर ऑपोजिशन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ऑपोजिशन के साथ गैर डेमोक्रेटिक और उनकी फंडामेंटल राइट्स का इस्तेहसाल हुआ, तो इस बात का कभी काम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी स्ट्रैटेजी को नजरसानी करे। हम बाय दी आवर हुकूमत के और PTI के दोनों के इकदाम देख रहे हैं, लेकिन PTI जब पगड़ियां उछालेगी, अब खान साहब को क्या जरूरत है कि बिला वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत पे, भाई करप्शन का आपने सिर्फ ठेका नहीं उठाया हुआ, पूरी कौम जो है, पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप इलेक्शन कमीशन में गए थे, अब आपको इलेक्शन कमीशन बुला रही है 2 तारीख को कि 1 तारीख को, आप वहां नहीं जाना चाहते। बैजर नहीं कर सकते, ना अदलिया को बैजर कर सकते हैं, ना ऑपोजिशन को बैजर कर सकते हैं। आप दायरे तमीज में रहते हुए अपनी बात करें, अपने पार्टी के जो रहनुमा जिस तरह की जुबान टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह की जुबान को तो आप लोग हमेशा कंडेम करते रहे। आप लोग इमरान खान साहब के हवाले से बोलते रहे कि ये जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई सही जुबान नहीं है। तो अब ये क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं आपके रहनुमा?
पहली चीज ये कि कारकुन हर जगह पे जज्बाती होते हैं कि पीटीआई में भी जज्बाती है, नून लीग में भी जज्बाती है, मगर फर्क ये है कि पीटीआई का लीडर जज्बाती है, नून लीग का लीडर जो है वो जज्बाती नहीं है। आप कम से कम उनको चुकाएं। बात मैडम उसको उन्होंने बात कर ली है तो कम से कम मुझे बात करने दें। बात यह है कि पीटीआई के भी कारकुन जज्बाती होते हैं, हमारे भी कारकुन जज्बाती होते हैं। फर्क यह है कि पीटीआई का लीडर जज्बाती है, हमारा लीडर जज्बाती नहीं है। आप 1 महीना पीछे चले जाएं, जब लाहौर में रायवंड का जब इन्होंने धरना लगा रहे थे, मियां साहब का एक हुक्म हुआ कि आपको कुछ नहीं करना। आज भी मियां साहब का यही हुक्म है कि पुरअमन जो भी प्रोटेस्ट हो और उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। मगर जब इमरान खान की इंतशार वाली ऐसी तकरीरें आ जाती हैं, स्पीचेस आ जाती हैं, रोजाना 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं, तब उनकी तरफ से यह जरूर होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि इस्लामाबाद के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो। यहाँ पे जितने भी हाउसेस, मीडिया हाउसेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, इदारे हो, उनको तकलीफ नहीं हो। तो ये जरूर डायरेक्शन है। हमारी कोई गिरफ्तारी की नहीं है ऐसी चीज। बाकी अगर आगे कोई जैसे पुलिस वाले को जैसे उस दिन साफी ने आगे थप्पड़ मारी, मैं समझ साफी ने आगे लड़ी, तो मैं समझता हूं फिर एक आदमी भी जज्बात कितने कंट्रोल करेगा। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यह है कि आप पुरअमन तरीके से उन चीजों को कंट्रोल करें, मगर कम से कम हम लीडरान हैं, लीडरान को भी इस चीजों की तमीज और तहजीब होनी चाहिए कि हम अपने अन्ना की खातर हम एहतसाब की बात करते हैं। मैं तो समझता हूं एहतसाब जो रुकावट इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर यही अपोजिशन थी। आज भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हम इस करप्शन को सबको कवर करें, मगर पैरामीटर्स जो तय किए थे सारे पैरामीटर्स सेम थे, मगर फर्क क्या था कि हमने उसका पैरामीटर्स ये किया था, उसका दायरा जो बढ़ाया था कि वहां पे पीपुल्स पार्टी के भी लोग थे, वहां पे पीटीआई के लोग थे, वहां पे हमारे लोग थे, सारे हम उसका टाइम फ्रेम फिक्स कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ मियां साहब को एक टारगेट बनाएं। टाइम फ्रेम आप लोग कैसे फिक्स करेंगे? इतना अरसा गुजर गया, पनामा लीक्स आ गए, इस तरह लीक्स के ऊपर 18 दिन का टाइम देते हैं वजीर दाखिला साहब, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। 18 दिन ही बल्कि 2-4 दिन की बात करते हैं, 18 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर है नहीं हुआ आप लोग की तरफ से। जब तक जब कोई मैटर सब जुडिशियल होता है तब तक कुछ नहीं किया जाता नून लीग की जानिब से, ये कहा जाता है, तज्जिया का ये बात करते हैं। जब तक ये जब मैटर सब जुडिशियल होता है तब मैं समझता हूं उसके ऊपर इदारों के ऊपर एतमाद करना पड़ता है। और हम ऐसे ही अपने तौर पे जो अपनी, आप या तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, तो कहते हैं इदारे भी आपके, अदालतें भी आपकी, ये उनकी तरफ से कहा जाता है ना, वो तो मानते नहीं उन इदारों को। फिर आप कल विथड्रॉ कर दें, फिर कल सुप्रीम कोर्ट से विथड्रॉ कर दें कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, हम जो है ये करते हैं। आप उधर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इधर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, और इधर आप एहतजाज करके और आप उन इदारों के ऊपर प्रेशर, एक हाथ से जो है ना दोनों शिकार नहीं होंगे। आपको एक पॉलिसी, जैसे आप पीपल्स पार्टी से पूछ रही हैं, बता दें, मैंने आपसे आगाज में पूछा था कि मियां साहब कुछ थोड़े खौफजदा है, कुछ परेशान हैं ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं आप लोग हर हरबे आजमा रहे हैं इस वक्त। उनकी लाल हवेली के हवाले से जो नोटिस आ गए, अब तो वो कहते हैं इस्लामाबाद के हम तो पिंडी भी बंद कर देंगे। ये मतलब आर्टिकल 245 की अब बातें हो रही है, स्ट्रैटेजी जो है बड़ी डिवाइस की जा रही है इस नून लीग की तरफ से, शायद धरने को रोकने के लिए, स्ट्रैटेजी को डिफ्यूज करने के लिए। एवेक्यू ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी हो, वहां पे बहुत सारे कब्जे इस मर्तबा सिद्दीकुल फारूक के टाइम में आप देखें, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? खाली कराई, जैसे धरने के दिन करीब आए तो फौरन से ये मामला भी सामने आ गया। मैं समझता हूं कानून आज उनको हाई कोर्ट की बोलते हैं कि मुझे कोई किसी को ताकत है तो मुझे खाली करके दिखाए। क्यों कह रहा है कि इदार वो कहे ना कि मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, इस तरीके से मैं समझता हूं इदारों को कानूनी जंग लड़ेंगे तो धरने में कौन शामिल होगा? धरने का क्या होगा फिर? रमेश कुमार साहब, आप लोग धरने की स्ट्रैटेजी को डिफ्यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं। देखिए, धरने की स्टडी से इसका क्या ताल्लुक है? ये केस आज से नहीं चल रहा है, ये पुराना चल रहा है। ऐसी जो भी चीजें होती जाएंगी, मैं समझता हूं इन चीजों को इनसे मिलाना ये एक किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स है। ये करना कि भाई आप क्योंकि जगह पे अगर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, आपकी कानूनी जंग आज से नहीं चल रही है, पुरानी चल रही है। उधर से आपको नोटिस आया है, अगर आप समझते हैं गलत है जो भी है, आप उसको कानूनी तरीके से लड़ें। आप हाई कोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मगर आप इदारों को गालियां देंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि उन इदारों के ऊपर फिर आपका भी जो है वो जाना ठीक बनता है। फिर तो आप ऐसे ही धरने लगाएं, फिर आप इदारों में नहीं जाएं, इदारों में भी जाएं और धरने भी लगाएं। डबल सियासत नहीं करें, कम से कम एक। दूसरी जो बैरिस्टर साहब ने बात की,
मैं समझता हूं, देखो एडवाइजर लगा हुआ है, ये मिनिस्टर और एडवाइजर में फर्क समझते हैं, हम समझते हैं वो नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से बाजवा कमेटी बनी हुई है, वो जिस तरीके से काम कर रही है वो भी सबको पता है। पनामा पेपर्स के लिए सुप्रीम इनकी जो 4 डिमांड्स है वो तो पहले ही कमेटी और कमीशंस पर ही तो एतराजात है। रमेश कुमार साहब, चले हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि पनामा लीक से जिन जिन स्टेट्स में जहां जहां सवालात उठाए गए वहां पर जवाब दिए गए, नहीं दिए गए तो पाकिस्तान में नहीं दिए गए, सबका एहतसाब होना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब भी यहीं पे है, अलीम साहब भी यहीं पर है, सबका एहतसाब हो, सब पर सवाल किया जाए, जिसको पकड़ना है उसे पकड़ा जाए, जिसकी तलाशी लेनी है उसकी तलाशी ली जाए और मामले को खत्म किया जाए, अवाम को परेशान ना किया जाए। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, बात को यहीं से बढ़ाएंगे। शौकत यूसुफजई साहब, ब्रेक के बाद हम आपकी तरफ आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम धरने की जो 2 नवंबर को होगा इस्लामाबाद में, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या कोई मुतबादिल भी है? इन धरनों के अलावा भी इन मामलात को निपटाया जा सकता है, और अगर निपटाया जा सकता है तो क्यों नहीं निपटाया जा रहा अभी तक? इन सब पर हम बात कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आप बताइएगा, एक तो शेख रशीद साहब की जो एक स्टेटमेंट आई थी कल, जिस पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में सान्हा कोयटा को ये कहना कि ये धरनों को रोकने की एक साजिश है, आप समझते हैं उनकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है और या एक बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। और ये भी बता दें कि क्या दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ज्वाइन कर सकती है पीटीआई को? स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है ना, ताहिरुल कादी साहब भी आपके साथ आ गए और भी बहुत से लोग आते नजर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आप लोगों की? देखिए जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अगर कोई बड़ा इशू है इस वक्त तो वो करप्शन है। ये बदकिस्मती है कि जो इस वक्त मुश्तरका अपोजिशन है, मुत्तहिदा अपोजिशन जो थी वो क्यों टूट गई या रास्ते उनके क्यों अलग हो गए? इसलिए कि सबसे उसमें जो अपोजिशन जमात थी वो पीपल्स पार्टी थी, लेकिन 3.5 साल उन्होंने इसी में गुजार दिए कि जी आज मीटिंग हो गई तो जी इस पर फिर मशवरा करते हैं, फिर मीटिंग हो गई फिर मशवरा करते हैं। तो मशवरे करते करते वो तो कहते हैं आप लोगों ने उनको साथ ही नहीं लिया, आप लोग साथ लेना पसंद ही नहीं करते। हम तो देखें, अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, जिस तरह एतजाज साहब हैं, जिस तरह कायरा साहब हैं, वो चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन बहुत सारे नहीं चाहते हैं और जिनकी वजह से इस चीज़ को डिले किया गया। मेरा उनसे कोई वो नहीं है, उनकी अपनी जुमात है, उनकी अपनी सोच है, वो जो मर्जी है करें, क्योंकि पुरानी पार्टी है, मुझे वो नहीं है, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन उनको एक दफ़ा खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ सबसे पहले इल्ज़ामात ये लगाते थे कि जी नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से आता है कि जी जरदारी चोर है। तो एक दफ़ा उनको खड़ा हो जाना चाहिए था, कौम को पता चल जाता कि किसने करप्शन किए किसने नहीं किए। बाकी रह गया कि जी हमारा लीडर जज्बाती नहीं है, तो जज्बात कहाँ से रह जाएंगे? जब इतनी बड़ी करप्शन हो जाए तो मॉरली जज्बात तो खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि पूरी कौम को बजाय इसके कि पूरी कौम को अजाब में डालें और हमें नसीहत कर रहे हैं कि जी आप इस्लामाबाद को बंद करेंगे, उससे बेहतर ये है कि अपने लीडर को समझाओ कि तलाशी दे दे, आराम से बात खत्म हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो फिर आप जो भी हद कर ले, आपकी मर्जी है। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है ना? तो वो मेरे उस सवाल का भी जवाब दे देना। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देती उन्होंने, ये नहीं कि वो लड़ाई में इतने दूर तक निकल जाना। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि शेख रशीद साहब ने क्या किया, क्योंकि मैंने नहीं सुना है और ना ही मैं उनकी किसी बात पे कहा ना कि सान्हा कोयटा जो है वो धरनों को रोकने की एक साजिश है। ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट मौजूद है, मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ, अपना कमेंट ही दे दे इसके ऊपर। मैं उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता, ना उस पर कमेंट्स कर सकता। आप उनको जवाब, आप एक जाती तफसील के तौर पे बताएं ना, आपको ये बात मुनासिब लगती है? शेख रशीद साहब ने ये बात कही, जाती तौर पे ये समझता हूँ कि नहीं, जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है, मतलब या इत्तेफाकन कहो या जो भी है, हमारे कोई भी ऐसा धरना होता है या कोई भी इस तरह हम जब मूवमेंट शुरू करते हैं तो कोई ना कोई वाकया हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोयटा वाकया अल्लाह माफ़ करे, ये तो पाकिस्तान पे हमला हुआ है किस्म का, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए और हम समझते हैं कि ये इसके खिलाफ तो हम सारे इकट्ठे हैं। लेकिन अगर हम इसका बहाना बना के हम कहें कि जी हम करप्शन पे चुप हो जाएं तो ये बड़ी ज्यादती होगी इस कौम के साथ भी। ये कौम क्यों खड़ी नहीं हो रही है, कौम क्यों मजबूत नहीं हो रही है,
क्यों जमहूरियत यहाँ पे पल नहीं रही है? इसलिए कि ऐसे लोग गुजरे, ऐसे लोग हुक्मरानी करते रहे जो कभी भी उन्होंने इसको इशू नहीं समझा। आज अगर इमरान खान खड़े हैं ना, तो मेरे ख्याल से कौम उनके पुश पे खड़ी है, और वो इदारों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, अगर ऐसा नेब का इदारा हो कि आपको पता है कि इतनी बड़ी करप्शन का स्कैंडल है और वो खामोश है, तो फिर ये इदारा बना जवाब दे दे कि अगर धरनों के नतीजे में इस जी धरने के नतीजे में अगर किसी किस्म का नुकसान होता है, आवाम को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या इमरान खान साहब लेंगे? इसका जवाब दे दें। कोई मरीज को दाना खास्ता हॉस्पिटल नहीं जा पाता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बात यह है कि मैं शौकत यूसुफजई साहब की, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं होगा, इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं ये अगर चीजें सोचे तो फिर कौम पीछे खड़ी होंगी। कौम पीछे ऐसे नहीं खड़ी होती है कि आप अल्फाजों में बोल दिया। जिस आदमी में तकब्बुर हो, जिस आदमी में गुरूर और गुस्सा हो, उसको खुदा जिंदगी में खुशियां नहीं देता है। और आप अगर गिने तो जिंदगी में वो कौन सी खुशी मिली है या नहीं मिली है, खान साहब से जगह पूछना, मैं उस लाइफ पे नहीं जाऊंगा, मगर मैं समझता हूं आज भी वक्त है। ये आप पर्सनल हो रहे हैं रमेश, खातर इस आप मुल्क को आपकी इतनी हैसियत नहीं है, इस मुल्क को रमेश आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप इमरान खान पे बात करें। कल अभी कोयटा का पर्सनल ना हो क्या हुआ है, 2 महीना पुराना वाकया हुआ है। गिना सकता हूं। आप इन सारी आज भी हमारी जब ऐसा वाकयात होते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम पहुंच जाते हैं। आपकी हैसियत नहीं है कि आप इसकी बहुत ओवरलैप कर रही है। हैदर ज़बान साहब, जरा आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यूसुफ रज़ी साहब को भी घर भेजा था। आपको लगता है कि ये इंतजार कर ले थोड़ा, शायद एक और वाकया कोई ऐसा ही पेश आ जाएगा? आप, क्योंकि हम आखिरी सेगमेंट में प्रोग्राम के, मैं कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि हमारे नून लीग के भाई और पीटीआई के भाई इस पे गौर करें। पहली बात, वजीर आजम साहब को 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सर खम करके पेश होना चाहिए और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। ही विल गेन हाई मॉरल ग्राउंड। खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश होना चाहिए, जहां वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। उनको अगर नोटिस आया है, खान साहब के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं टेररिस्ट कोर्ट के, जो 2014 के धरने के हैं, उनको उसका भी मुकाबला करना चाहिए। पीटीआई को लॉकडाउन के अलावा हर जमहूरी तरीके से एहतजाज करना चाहिए। ऑपोजिशन उनके साथ है। जहां तक हमारी जमात के मुतल्लिक कहा गया, शौकत यूसुफजई साहब हमारे भाई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपकी पार्टी के अंदर भी 3-4 पीटीआईज हैं। एक कहती थी कि धरना ना दो, एक कहती थी कि इलेक्शन करवाओ, एक कहती थी सिलेक्शन करवाओ। तो ये पेंडोरा बॉक्स बहुत खुल जाएगा। तो आप अपनी जमात के अंदर लोगों को समझाएं, हम अपनी जमात में समझाएंगे। डेमोक्रेटिक होती है। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सॉल्यूशंस तो बहुत सारे देने को बहुत सारे लोग तैयार है, लेकिन सॉल्यूशंस की तरफ कोई आने को भी तैयार है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा। प्रोग्राम तस्वीर से इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।